गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल तक हमने ये स्टडी किया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, तो बताए थे। उसके बाद उसके दो पार्ट्स बताए, एक गैल्वेनिक सेल था और दूसरा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसे विद्युत अपघटनी सेल के नाम से जानते हैं। अभी जिस सेल की बात कर रहे हैं वो गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल के दो पार्ट्स हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में अपलोड किए, उसके बारे में सीखा। ऑक्सीगढ़ अर्ध सेल क्या होता है और अपचयन अर्ध सेल क्या होता है। इन दोनों सेलों को जोड़ने के लिए या दोनों हाफ सेल्स को जोड़ने के लिए हम एक लवण सेतु का प्रयोग करते हैं, इसे सॉल्ट ब्रिज के नाम से जानते हैं। तो आज हम ये सीखेंगे कि एक्चुअली सॉल्ट ब्रिज है क्या, इसका क्या उपयोग है। तो देखिए, हम इसमें एग्जाम्पल के रूप में डैनियल सेल ले रहे हैं, बट लास्ट ईयर जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें डैनियल सेल हमारा सिलेबस से रिड्यूस पार्ट है, परंतु हमें नष्ट इक्वेशन को ठीक से सही तरीके से सीखने के लिए और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, तो उनको करने के लिए डैनियल सेल को सीखना आवश्यक है। लेकिन थ्योरेटिकली अगर बात करें तो थ्योरेटिकली डैनियल सेल जो है वो पेपर में नहीं आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। लेकिन अपने को उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए किसी भी सेल का, अगर कोई भी सेल दे रखा है और उस सेल का सेल पोटेंशियल अगर हमने को फाइंड करना है, अर्थात सेल विभव निकालना है या विद्युत भागफल निकालना है, तो उसके लिए हमें डैनियल सेल की आवश्यकता पड़ती है। इसके माध्यम से हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो डैनियल सेल एग्जाम्पल है। तो मैं बात कर रहा एक ऑक्सीगढ़ अर्ध सेल की, और अर्ध सेल क्या है, इस तरीके का कोई सेटअप है। मैंने एक धातु की छड़ को एक इस प्रकार के सेटअप में, दूसरा सेटअप यह है, इसमें किसी दूसरी धातु की छड़ को हमने इसमें डिप किया हुआ अर्थात डुबोया हुआ है। हम ये मान रहे हैं कि ये धातु की छड़ है, एक धातु की छड़ Zn है और दूसरी बेटे कॉपर की है। अगर हम जिंक धातु की छड़ को Zn++ एक्वस के विलयन में, थोड़ा ध्यान रखना, मैंने बोला है Zn++ एक्वस का मतलब यह है कि Zn++ का कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, लाइक जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड, जिंक नाइट्रेट, ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें Zn++ आयंस प्रेजेंट हो। दूसरा, ये Cu लिया है मैंने, तो जो Cu की मेटल रॉड है, अगर हम इसी मेटल के एक्वस सॉल्यूशन लाइक Cu2+, यहाँ कॉपर 2+ एक्वस का सॉल्यूशन है, इसका मीन से चाहे कॉपर सल्फेट ले सकते हैं, कॉपर क्लोराइड ले सकते हैं, इस प्रकार का कोई भी सॉल्यूशन इसमें, तो दोनों मेटल रॉड को डिप करेंगे और डिप करने के बाद हम इन्हें एक मेटल वायर द्वारा कनेक्ट कर देंगे। मेटल वायर अर्थात एक धातु के तार द्वारा जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो ये एक्सटर्नली कनेक्ट माना जाता है, अर्थात हमने इसे बाई सोर्स के माध्यम से जोड़ दिया। और बाई सोर्स क्या है, यहाँ पर एक तार का काम कर रहा है, जो धातु है तो धातु का तार बाई सोर्स का काम कर रहा है। अब अगर हमें इन्हें इंटरनली कनेक्ट करना है तो इंटरनली कनेक्ट करने के लिए हम एक लवण सेतु लगाते हैं। क्या लगाते हैं, यहाँ इस तरीके का जो यू टाइप में एक नली होती है, इसको हम लोग कहते हैं लवण सेतु। इसमें कोई लवण भरा होता है और नीचे की ओर इसमें कॉटन के बूल प्लग लगे होते हैं। जो कॉटन है उसके प्लग लगे होंगे, इस प्रकार का सेटअप था। इसमें बेटे क्या रखा होगा, कोई भी लवण होगा और इसको नाम देंगे लवण ब्रिज अर्थात तो सॉल्ट ब्रिज के नाम से जानते हैं। जब भी इस नली की बात करेंगे तो इसमें एक गाढ़ा सॉल्यूशन भरा होगा, जिसको अगर अगर पेस्ट के नाम से जानते हैं। कुछ जगह प्रोनाउंसिएशन में अगर पेस्ट का मतलब है गाढ़ा सॉल्यूशन हो सकता है, जैसे जैम जेली जिलेटिन टाइप के होते हैं, उस तरीके से गाढ़ा सॉल्यूशन होगा उस सॉल्ट ब्रिज का। इसका काम यह है, गाढ़ा है, यहाँ ये कॉटन के बूल प्लग लगे हुए, इसका मतलब है ये एक दूसरे को सॉल्यूशन को इसमें न जाने दे, परंतु इसको ये इंटरनली कनेक्ट करने के लिए। सॉल्ट ब्रिज का काम अगर आपसे पूछ लेता है कभी, तो क्या होंगे, दोनों सॉल्यूशन को इंटरनली कनेक्ट अर्थात जोड़ने के लिए हम इस लवण सेतु का प्रयोग करते हैं। यहाँ केवल ये मेटल वायर द्वारा इनको जोड़ रखा है हमने। ध्यान ये रखना होगा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये लवण सेतु अर्थात इस अभिक्रिया में जो भी पार्ट होगा वो हमारा रिडॉक्स रिएक्शन के रूप में रहेगा। किसके रूप में, रिडॉक्स रिएक्शन के रूप में। इसका मतलब क्या है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, ऑक्सीकरण भी होगा और रिडक्शन भी होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी, जब मैं रिडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहा हूँ तो इसमें दो हैं, एक जिंक है और एक कॉपर है। आपने दो रॉड ले रखी हैं, एक कॉपर की है एक जिंक की है, तो दोनों में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। हालांकि इसी चैप्टर में हम लोग आगे स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो वहाँ आपका बताया जाएगा कि कौन अधिक रिएक्टिव है। जहाँ रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है उसके आधार पर हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जो दोनों धातु हैं, दोनों धातुओं में से किसका ऑक्सीकरण होगा और किसका अपचयन होगा। जबकि मैंने ऊपर वाले टॉपिक में जहाँ ऑक्सीकरण अर्ध सेल बता रहा था, मैंने आप लोगों को ये सिखाया
कि जैसे ही हम किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कि जैसे ही आप उसे डिप करोगे अर्थात डुबो दोगे तो डुबोने पर क्या होंगे, उससे सेल्फ ही अपने आप इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, अर्थात ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। कौन सा है भाई, ये मेटल रॉड है। इसकी टेंडेंसी है कि जब भी आप किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हो तो वहाँ से अपने आप इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, और जब भी कोई प्रोसेस अपने आप होता है तो उस प्रोसेस का नाम होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अर्थात तो स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है। बिल्कुल सेम। अब आपके पास एक धातु ये है और एक धातु ये है, हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और दूसरी क्या करेगी, गेन। तो हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सी मेटल पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, तो जो इलेक्ट्रॉन पहले लूज करती है वहाँ ऑक्सीडेशन होता है और दूसरा गेन करता है, वहाँ क्या होगा, रिडक्शन। तो यहाँ क्या ध्यान रखना है कि ये वाली जिंक है और कॉपर है, अगर हम दोनों रिएक्टिविटी की बात करें तो जो Zn है, Zn की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक होती है, इसलिए जो Zn वाला पार्ट है यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। सबसे पहले अब बात चल रही थी यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज की, तो ये बात समझ लें कि इन दोनों में से एक जिस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। और हमने 11th में भी सीखा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, Zn है। अगर ये बेटे इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो Zn 2++2 इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑक्सीडेशन। हम ये भी जानते हैं, मैंने कल आपको सिखाया था, एक ट्रिक का नाम लिया था मैंने, ऑकर। इसका मतलब ये है कि A फॉर एनोड है, O फॉर ऑक्सीडेशन है, C फॉर कैथोड है और R फॉर रिडक्शन है। इसका मतलब एनोड पर ऑलवेज क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्यों, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है, ये जो इलेक्ट्रोड है उसका नाम हो जाएगा एनोड। क्या होगा, इसका मतलब है ये रिएक्शन हो रही है बेटे एनोड पर। दूसरा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उन इलेक्ट्रॉनों को दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो इनको गेन कर रहा है, और दूसरा है कौन सा, कॉपर है। तो जो कॉपर है एक्वस, वो इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और गेन करने का मतलब है Cu सॉलिड। और यहाँ क्या होगा बेटे, ये रिडक्शन। और रिडक्शन जिस इलेक्ट्रोड पर होता है उसका नाम क्या है, यहाँ मैंने इनको एक्सटर्नली कनेक्ट किया था। अब बात चल रही थी जैसे हम इसमें सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सॉल्ट ब्रिज अर्थात लवण सेतु लगाया। लवण सेतु में ध्यान का रखना, अगर पेस्ट के साथ इसमें कोई भी सॉल्ट भरते हैं, कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा अर्थात विद्युत अपघट्य होगा, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि इसमें जो भी हमने सॉल्ट लिया है, जो लवण लिया है, अगर इनमें से कोई भी सॉल्यूशन, ये ध्यान रखेंगे नोट में, Ag+ हो या Hg2+ हो या Pb2+ हो, इनमें से अगर कोई भी सॉल्यूशन हमने इसमें ले रखा है तो हम सॉल्ट ब्रिज में सॉल्यूशन लेते समय, सॉल्ट लेते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें ना तो हम KCl लेंगे ना NaCl लेंगे। इस तरह के सॉल्यूशन हम यूज़ इसमें नहीं करते। कारण कि अगर जैसे ही आप यूज़ कर लोगे तो यूज़ करने पर क्या होगा, Ag और Cl अगर ये आपस में मिल जाते, Ag+ और Cl- मिलेगा तो बेटे AgCl बनाएगा, जो कि क्या होता है, सॉलिड होता है, और ये इनसॉल्युबल होता है, अर्थात ये अवक्षेप बना लेगा। क्या बनाएगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा, अवक्षेप बनाएगा, जिसकी वजह से ये नली जो है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगी, और हमें इसे ब्लॉक होने से रोकना है। तब उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर इस प्रकार के सॉल्यूशन उसमें दे रखे हैं इलेक्ट्रोलाइट, तो जो हम सॉल्ट ब्रिज यूज़ करेंगे उसमें जो लवड़ लेंगे तो वो लवड़ इनमें से कोई भी नहीं होना चाहिए जिससे कि वो अवक्षेप न बनने पाए। अब जब हम लवड़ सेतु लगा देते हैं तो नीचे इसमें कॉटन बूल प्लग लगे हुए हैं, इनका काम है कि सॉल्यूशन को आने जाने से रोकने का काम होता है। अगर आपके सामने क्वेश्चन बन सकता है कि सॉल्ट ब्रिज की जगह हम सिंपल कांच की ट्यूब क्यों नहीं लेते, तो आप बता सकते हैं उसको इस तरीके से कि अगर हम कांच की ट्यूब इस प्रकार से ले लेते तो इसका जो सॉल्यूशन है, सपोज इसमें पॉजिटिव आयंस वाला कोई सॉल्यूशन है और इसमें कैसा है, अगर ये आपस में जाएंगे तो जहाँ इनका जंक्शन पोटेंशियल होगा, जहाँ जाकर के ये मिलेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ जो रिएक्शंस होगी हमारे लिए कैसी होगी, हार्मफुल होगी। कैसी होगी, अर्थात तो नुकसानदायक होगी। तो इसलिए हम सॉल्ट ब्रिज में सिंपल कांच की नली नहीं लगाते, वहाँ जो सेटअप लेते हैं उसमें कैसा लेते हैं, अगर पेस्ट के साथ लेते हैं, नहीं तो वो जंक्शन पोटेंशियल पर, किस पर, जंक्शन पोटेंशियल पर उसके कैटायंस और अनायंस आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए ध्यान रहे। अब बात थी इसको आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमें क्या करना है, केमिकल रिएक्शंस के होने से, किसके होने से,
रासायनिक अभिक्रिया के होने से अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी अर्थात विद्युत का उत्पादन होगा तो इस प्रकार के सेल को हम लोग नाम देंगे गैल्वेनिक या वोल्टी सेल के नाम से जानते हैं। उसका हमने उदाहरण लिया था डैनियल सेल। तो हमने इस सेटअप को बनाने के लिए एक इलेक्ट्रोड लिया जिंक का और दूसरा इलेक्ट्रोड लिया कॉपर का। इलेक्ट्रोड को स्वैप करने का तरीका यह है, अगर मैं Zn को ले रहा हूँ तो Zn को इस तरीके से लिखते हैं Zn solid 2 Zn2+। ये भी बताएगा कि हमने जो सॉल्यूशन है Zn2 Zn+, इसका मतलब है ये वाला पोर्शन एनोडिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसको प्रदर्शित करने का तरीका, अगर पूरे सेटअप को दिखाना है तो मैंने इस प्रकार से लगाया, इसका मतलब है ये पूरे सेल को दिखाने का तरीका है। दूसरा क्या होगा, Cu2+ था। क्या था? Cu2+, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और क्या बनाया, Cu सॉलिड। अगर अपने को पूरा बैटरी सेटअप लिखना है अर्थात पूरे सेल को लिखना है तो सेल को लिखने का तरीका ये है जिसमें दो इलेक्ट्रोड आपस में मिलते हैं, ये लबड़ ब्रिज का काम करता है। अर्थात जो मैंने बीच में लगाया हुआ सेटअप है इसका मतलब है दोनों को जोड़ने का काम करता है। हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे थे, यहाँ ऑक्सीडेशन है, इसमें रिडक्शन हो रहा है और दोनों रिएक्शनों को जब जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा। यहाँ से अगर नेट सेल रिएक्शन लिखें तो दो इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल हो जाएंगे और रिएक्शन बनेगी Zn सॉलिड Cu2+ एक्वस देन Cu सॉलिड प्लस Zn2+ एक्वस। इस तरीके से ये हमारी रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होती है जो नेट सेल रिएक्शन के नाम से जानी जाती है और ये रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसी है? इस बात को अभी ठीक से समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप नेक्स्ट इक्वेशन करेंगे और नेक्स्ट इक्वेशन को फाइंड करेंगे तो उस समय इसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप वहाँ से रिएक्शन कोसेंट भी कैसे निकालते हैं, रिएक्शन कोसेंट को निकालना सीखेंगे। जैसे मैं यहाँ रिएक्शन कोसेंट लिखूँ, रिएक्शन कोसेंट का मतलब है अभिक्रिया भागफल। अभिक्रिया भागफल अर्थात एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट बाई एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। जो उत्पाद पदार्थ हैं उनकी सांद्रता बटे जो अभिकारक पदार्थ हैं उनकी सांद्रता, दोनों का जो रेशियो होता है, जो आपने 11th में स्टडी किया केमिकल इक्विलिब्रियम नामक चैप्टर में पढ़ा था लॉ ऑफ मास सेक्शन में, जो वहाँ समझाया गया था उसके अनुसार अभिक्रिया भागफल हम लोग निकलते हैं। इसका नाम होता है Q इज इक्वल एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन जब भी हम लेते हैं तो जो एक्वस सॉल्यूशन है उसके लिए, और जब प्रेशर की फॉर्म में लेते हैं तो जो गैस स्टेट है उसकी फॉर्म में लेते हैं। लेकिन यहाँ सॉलिड है और सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 मोलर होती है, इसलिए आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि हमें न्यूमेरिकल करते समय आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ से क्या होगा बेटे, प्रोडक्ट में क्या रह गया, एक्टिव मास ऑफ Zn++ ओवर एक्टिव मास ऑफ Cu2+। अर्थात एक्टिव मास का मतलब है सक्रिय द्रव्यमान, जिसकी मैं कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, तो ये Q निकल आया। लेकिन हम लोग तो बात कर रहे हैं किसकी, हमें क्या निकालना है, इस सेल का सेल पोटेंशियल निकालना है। सेल पोटेंशियल का मतलब है विद्युत वाहक बल। अगर हमें इसका विद्युत वाहक बल निकालना है तो विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए पहले क्या करना होगा, जो हमने सेल लिया था दोनों को जोड़ा है। मेरी बात को दोबारा से ध्यान से समझ लें, इस वाले पोर्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और लूज करने की वजह से क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाने लगता है, सॉल्यूशन में जाने लगता है। इसलिए इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है उसका नाम होता है SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऐसा कब लगाते हैं, जब उस विलयन की सांद्रता 1 मोलर हो, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस जनरली हम लोग लेते हैं 298 केल्विन, और प्रेशर जो लेते हैं वो 1 बार लेते हैं। उस समय जब आप किसी भी धातु की छड़ को उसी धातु के लबड़ के विलयन में डिप करते हो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और वो कहाँ जा रहे हैं, इस सॉल्यूशन में जा रहे हैं। तो जब ये चार्ज यहाँ डिफरेंस हुआ था, अर्थात ये चार्ज जब यहाँ जा रहा है तो कुछ ना कुछ उस चार्ज के बीच अंतर आएगा, और जो चार्ज के बीच अंतर आता है उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अर्थात विद्युत विभवांतर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, विद्युत विभव कहते हैं। और ये ऑक्सीडेशन के कारण हो रहा है, इसलिए इसका नाम होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ये पूरा प्रोसेस स्टैंडर्ड कंडीशन पर हो रहा है, अर्थात 1 मोलर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन ले रहे हैं, 1 बार प्रेशर ले रहे हो और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस अर्थात 298 केल्विन ले रहे हो, इसलिए उसको बोलेंगे SOP। और यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन, इसलिए इसको बोलेंगे बेटा SRP। क्या बोले, हमने दोनों को जोड़ा है, इसलिए इस सेल की अगर हम बात करें तो इस सेल का सेल पोटेंशियल जो होगा, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इस सेल की पूरे की बात कर रहा हूँ, तो जब सेल का सेल पोटेंशियल निकालोगे तो E0 सेल क्या हो जाएगा बेटे, दोनों को हमने जोड़ा है SOP। ये कौन से वाले का है बेटे, एनोड का, किसका, प्लस SRP। रिडक्शन हो रहा है किस पे,
तो आप इन दोनों को बेटे ऐड करते हो। ध्यान रहे कि एसओपी को लिखने का तरीका मैंने कल आप लोगों को बताया था, जैसा हो रहा है उस तरीके से लिखेंगे। ऐसा स्टैंडर्ड है तो ई नॉट लगा दोगे। नॉट वर्ड यहाँ यूज़ करता है कि स्टैंडर्ड कंडीशन है। अब ओपी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रहा है, तो Zn2 Zn++ हो रहा है, तो उसको डिनोट करने का तरीका है Zn2 Zn++। मैंने कल आपको बताया कि ये वर्टिकल लाइन द्वारा सेपरेट करते हैं, कब? जब दोनों के फेस अलग अलग होते हैं, ये सॉलिड फेस में और ये एक्वस फेस में है। प्लस दूसरा है बेटे ई नॉट, यहाँ एसआरपी रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कैसे होगा? Cu2+ से क्या बनेगा बेटे? तो Cu2+ टू Cu, यहाँ ये बन जाएगा कैथोड पर। अगर हम SRP और SOP दोनों को ऐड कर देंगे तो रिडक्शन रिएक्शन है, उस रिएक्शन का क्या आ जाएगा बेटे? मानक विद्युत वाहक बल आ जाएगा, जिसको हम लोग ई नॉट सेल के नाम से जानते हैं। परंतु यदि उस क्वेश्चन में SRP और SOP दोनों की वैल्यूज़ की बजाय अगर अलग अलग एक ही टर्म्स में दे रखा हो, या तो वो SO की फॉर्म में दे रखा हो या फिर वो SRP की फॉर्म में दे रखा हो, जैसे ये लिखा हुआ है ई नॉट Zn2 SOP है। अगर मैं ई नॉट Cu2+ की बात करूँ Cu के साथ, तो हम जानते हैं कि SRP और SOP की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती हैं, बट उसका साइन कैसा होता है? अपोजिट होता है, अर्थात उल्टा होता है। ठीक, इसका जो साइन है बेटे वो उल्टा होता है, तो ये बन जाएगा ई नॉट। अब जो मैं Cu2+ से Cu लिख रहा था, यहाँ अपचयन हो रहा था, अगर मैं लिखूँ इसे ऑक्सीडेशन की फॉर्म में तो क्या हो जाएगा? Cu से Cu2+ हो जाएगा। क्या होगा? Cu से Cu2+ होगा। ठीक है, इसका मतलब है अब ये किसके टर्म्स में हो गए? लिख देंगे इन SOP फॉर्म में। किस में है बेटा? ये SOP फॉर्म में। तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा ई नॉट। ये जो Zn2 Zn+ वाला जो पोर्शन है वो किसका है? एनोड का। तो आप लिख सकते हो कि ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट कैथोड। लेकिन ये ध्यान रहे किसकी फॉर्म में है? ये पूरा सेटअप तब है जब ये SOP की फॉर्म में है। यदि SOP की बजाय अगर हम SRP की फॉर्म में लें, तो हम जानते हैं कि वैल्यूज़, यहाँ ये SRP लिख रहा है, ये SOP लिख रहा है। मैं अगर SRP की फॉर्म में लेता, मैं SRP के टर्म्स में लेना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? यहाँ से बनेगा बेटे ई नॉट सेल, नीचे दिख रहा है जो ई नॉट है Zn से Zn2+ हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और मैं किसकी फॉर्म में लिख रहा हूँ? SRP की फॉर्म में। तो Zn2+ से Zn हो जाएगा, तो Zn2+ से Zn। यहाँ पॉजिटिव है तो ये किसका आएगा बेटे? प्लस, ये जैसे का तैसा रहेगा, तो Cu2+ से Cu। इसका मतलब इसको जब हम लिखेंगे SRP के टर्म्स में, तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इस तरीके से हम इस सेल का सेल पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें सेल का सेल पोटेंशियल निकालना हो, इस सेल का सेल पोटेंशियल नीचे वाली लाइन शायद दिख नहीं रही है, तो ई नॉट सेल इज इक्वल ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड हो जाएगा। यहाँ से अगर हम डेफिनेशन बनाना चाहें, इस ई नॉट सेल को हम लोग कहते हैं, जो सेल है उसका विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्वेश्चन आएगा EMF पर बेस्ड। अब बात करेंगे, यहाँ जिस तरीके से मैं बता रहा था, मीन्स क्या था? दूसरा सेटअप ये था कि कब? जब ये SOP की फॉर्म में है और ये किसकी फॉर्म में बेटे? SRP की फॉर्म में। तो हम डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं सेल की, अगर सेल पोटेंशियल की बात करें? फिर दोबारा से रिएक्शन को समझ लें। गैल्वेनिक सेल आप लोगों को बताया गया था कि ऐसे विद्युत रासायनिक सेल जिसमें केमिकल रिएक्शन के होने से अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया हो और रासायनिक अभिक्रिया के होने से विद्युत का उत्पादन होता है, तब उसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनिक सेल। क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल कहते हैं। तो ई नॉट सेल माइनस ई नॉट कैथोड माइनस एनोड है, इसका मतलब है कैथोड और एनोड, या एनोड माइनस कैथोड लिखा हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं कि दो अपने पास इलेक्ट्रोड होते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो इलेक्ट्रोड है, और दो इलेक्ट्रोडों के मध्य जो उनके सेल पोटेंशियल, उस पर साइन कैसा रहा है? माइनस का रहा है। तो हम यहाँ से डेफिनेशन लिखेंगे कि किसी भी सेल का सेल विभव या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अर्थात विद्युत वाहक बल उस सेल में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उनके विभवों के अंतर के बराबर होता है। किसके?
उनके मध्य विभवों का जो अंतर है उसके बराबर होता है। अगर ऑक्सीडेशन की फॉर्म में लेंगे तो ऑक्सीडेशन की फॉर्म में रहेगा, और अगर एसआरपी की फॉर्म में लेंगे रिडक्शन की फॉर्म में तो रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में रहेगा। अर्थात तो दो जो अपने पास इलेक्ट्रोड थे उन दोनों इलेक्ट्रोडों के जो विभव हैं अर्थात जो पोटेंशियल हैं उन पोटेंशियल का जब भी आप डिफरेंस निकालेंगे तो वही कहलाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसी के बेस पर हम लोग आगे वो नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे तो पूरा सेटअप हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ से रिएक्शन कोएफिशिएंट वगैरह तो हम उसे प्रूव करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में। लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक केमिस्ट्री के बारे में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू। हो गया ना? हुआ? अभी ना होगा।